गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ वी कंटिन्यू आवर चैप्टर 15 नाभिकीय भौतिकी। और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। और इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि नाभिकीय संलयन जो अभिक्रिया है ये सिर्फ सूर्य एवं तारों में ही होती है। तो सूर्य और तारों में ये अभिक्रिया क्यों होती है, इसका रीज़न क्या है, तो ये हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो स्टार्टिंग हम लेते हैं, नाभिकीय संलयन होता क्या है। हम ये कहते हैं कि जब दो हल्के नाभिक परस्पर मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो यह प्रक्रिया नाभिकीय संलयन कहलाती है। यानी दो हल्के नाभिकों का परस्पर जुड़ना और जुड़कर एक भारी नाभिक का निर्माण करना नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहलाती है। और इस अभिक्रिया के दौरान अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। लेकिन अब जब हम थोड़ा सा सोचते हैं कि दो नाभिकों का परस्पर जुड़ना कैसे संभव है, क्योंकि दोनों नाभिक क्या हैं, पॉजिटिव हैं, तो हम ये कहते हैं कि जो नाभिकीय संलयन है वो होगा तो सही, लेकिन ये एक बहुत जटिल प्रक्रिया है, ये एक बहुत टिपिकल प्रोसेस है। टिपिकल प्रोसेस क्यों है? क्योंकि जब आप दो नाभिकों को परस्पर एक दूसरे के समीप लेके जाओगे तो यह आवश्यक है कि जिन संलयन करने वाले नाभिकों की हम बात कर रहे हैं तो एक नाभिक दूसरे नाभिक की नाभिकीय परास में आना चाहिए, तब जाकर वो संलयन करेंगे। और नाभिकीय परास में अगर एक नाभिक को दूसरे नाभिक के ले आए तो उनके बीच में कूलाम प्रतिकर्षण बल इतना अधिक प्रबल हो जाएगा कि वो एक दूसरे के नज़दीक आ ही नहीं पाएंगे। तो अब क्या करें? तो फिर क्या किया जाता है कि एक ऑप्शन ये निकलता है कि आप नाभिकों की गतिज ऊर्जा को इतना अधिक कर दो कि वो उस नाभिकीय प्रतिकर्षण, उस कूलाम प्रतिकर्षण बल को नेगलेक्ट कर दें, उसे नगण्य कर दें। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि नाभिकों की गतिज ऊर्जा बढ़ाई कैसी जाए। जब सामान्य ताप पर ये चीज़ें देखी गई तो संभव नहीं हुआ, थोड़ा और ताप बढ़ाया गया तो संभव नहीं हुआ, और उच्च ताप जितना संभव हो सकता था पृथ्वी पर उतना ताप बढ़ाकर देख लिया गया, लेकिन ये अभिक्रिया यहाँ पर संभव नहीं हुई। तो फिर यह निष्कर्ष निकाला गया कि इन अभिक्रियाओं को संपन्न कराने के लिए, यानी हल्के नाभिकों को संलयित करने के लिए अत्यधिक उच्च ताप की आवश्यकता होती है। और इस अत्यधिक उच्च ताप की आवश्यकता के कारण ही इस अभिक्रिया को ताप नाभिकीय संलयन अभिक्रिया भी कहते हैं। और कितनी अधिक उच्च ताप की आवश्यकता होती है? 10⁹ केल्विन कोटि के ताप की आवश्यकता होती है, जो पृथ्वी सतह पर तो संभव ही नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि इतना जो टेम्परेचर है वो आपको सूर्य और तारों पर ही मिलेगा। इसीलिए जो नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं होती हैं ये सूर्य और तारों पर ही संभव होती है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया को समझाने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिसके अंदर हम कहते क्या है कि ड्यूटीरियम का नाभिक लेते हैं और ड्यूटीरियम नाभिक के संलयन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि हमने संलयन अभिक्रिया का उदाहरण लिया, इसमें हम ड्यूटीरियम नाभिकों का संलयन देख रहे हैं। ड्यूटीरियम क्या है? हाइड्रोजन का समस्थानिक है। तो हम क्या करते हैं, ड्यूटीरियम दो नाभिक लेकर उन्हें संलयित करते हैं। ताप उच्च है तो ये ड्यूटीरियम ये दोनों संलयित होते हैं और संलयित होकर ट्राइटियम बनाते हैं और प्रोटियम बनाते हैं। और कितनी ऊर्जा मुक्त करते हैं? 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा ये मुक्त करते हैं। अब यहां पर जो ये ट्राइटियम बना है, ये ट्राइटियम वापस ड्यूटीरियम के साथ में संलयित होता है। ये ड्यूटीरियम के साथ में संलयित हुआ और संलयित होकर ये एक हीलियम बनाता है, एक न्यूट्रॉन मुक्त करता है और साथ में 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त करता है। जब हम इन दोनों अभिक्रियाओं को सम्मिलित करते हैं, दोनों अभिक्रियाओं को कंबाइंड करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि 3 ड्यूटीरियम के नाभिक मिलकर यहां पर करते क्या है, एक हीलियम का नाभिक बनाते हैं, एक प्रोटियम बनाते हैं, एक न्यूट्रॉन बनाते हैं और 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त करते हैं। यानी इतनी अधिक मात्रा में ऊर्जा यहाँ पर मुक्त होती है। तो हम यहाँ पर ये कहते हैं कि इस प्रकार ड्यूटीरियम के 3 नाभिक संलयित होकर हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं और साथ ही साथ 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा भी मुक्त करते हैं। ठीक है। अब स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया सूर्य और तारों में ही होती है, पृथ्वी सतह पर यह संभव नहीं है। तो इसका रीजन क्या है? तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यही है, सूर्य एवं तारों में ताप नाभिकीय संलयन। तो हम पढ़ रहे हैं यहां पर
सूर्य एवं तारों में ताप नाभिकीय संलयन। अब सूर्य एवं तारों में ताप नाभिकीय संलयन की हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि सूर्य एवं अन्य तारों में ताप, दाब और घनत्व का जब अध्ययन किया गया तो ये पाया गया कि इनके आसपास के एटमॉस्फेयर में, इनके आसपास के वातावरण में हाइड्रोजन और हीलियम प्रचुर मात्रा में उपस्थित थे, प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यानी सूर्य और तारों के आसपास का जो वातावरण है, आसपास का जो मंडल है, उस मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा प्रचुर है। ठीक है, नाभिकीय संलयन की क्रिया में होता क्या है कि नाभिकीय संलयन की क्रिया सूर्य एवं सूर्य की तरह जो अन्य तारे हैं वो उस नाभिकीय संलयन के लिए ऊर्जा के स्रोत के समान कार्य करते हैं। यानी हम यहां पर ये कह सकते हैं कि नाभिकीय संलयन से जो ऊर्जा मुक्त हो रही है, मैंने अभी आपको बताया था कि नाभिकीय संलयन में नाभिक जुड़ते हैं और अथाह ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये ऊर्जा किसका स्रोत, किसके स्रोत के लिए काम करती है? ये जो ऊर्जा है, ये सूर्य और तारे जो हमें ऊर्जा दे रहे हैं, उनको ऊर्जा कहां से मिल रही है? उस नाभिकीय संलयन से। यानी सूर्य और तारों के लिए यह नाभिकीय संलयन एक ऊर्जा स्रोत का कार्य करता है। इसको हम ऐसे समझें कि सूर्य और तारों को जो ऊर्जा मिल रही है वो नाभिकीय संलयन के दौरान प्राप्त होती है। ठीक है, सौर ऊर्जा नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होती है। अब सौर ऊर्जा जो है, मैंने बताया अभी आपको, नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होती है। ये कैसे उत्पन्न होती है कि इसमें जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन मतलब 1H1, प्रोटॉन निरंतर संलयन अभिक्रिया करता है और निरंतर संलयन अभिक्रिया करते हुए हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं और हीलियम नाभिक निर्माण करते हुए यह लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करते रहते हैं और यही ऊर्जा सूर्य की ऊर्जा के रूप में हमें प्राप्त होती है। ठीक है, अदरवाइज ऐसा होता कि सूर्य तो करोड़ों वर्षों से चमक रहा है, अगर उसके पास कोई ऊर्जा का स्रोत नहीं होता तो अभी तक सूर्य ठंडा हो जाता, यानी सारी ऊर्जा उसकी समाप्त हो जाती। लेकिन हो क्या रहा है, जब वैज्ञानिकों ने इसकी रिसर्च की तो उन्होंने ये बताया कि उसके आसपास के जो वातावरण है उसमें हाइड्रोजन की मात्रा प्रचुर है और हाइड्रोजन परस्पर संलयित होकर हीलियम का निर्माण करता जाता है और इस पूरी संलयन अभिक्रिया में अथाह ऊर्जा मुक्त होती है और ये ऊर्जा लगातार सूर्य और तारों को मिलती रहती है और वहाँ से वो हमें मिलती रहती है। अभी 9 करोड़ वर्ष तक सूर्य ऊर्जा हमें प्रदान कर सकता है, इतनी मात्रा में हाइड्रोजन और हीलियम वहाँ पर उपस्थित है। तो इसे हम कहते हैं सूर्य एवं तारों में ताप नाभिकीय संलयन। अब ये ताप नाभिकीय संलयन कैसे ऊर्जा मुक्त करता है, तो उसके लिए हम एक चक्र पढ़ते हैं जिसे हम प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र कहते हैं। ठीक है, तो हम उसको पढ़ते हैं। प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। अब प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल में होता क्या है इसको हम थोड़ा सा समझ लें। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो हाइड्रोजन होते हैं, ये हाइड्रोजन क्या करते हैं, परस्पर एक दूसरे के साथ में संलयन करते हैं और संलयन करके क्या करते हैं, ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, हीलियम बनाते हैं और अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त करते हैं। तो इसे हम यहाँ पर समझेंगे प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र में। तो यहाँ पर होता क्या है, सबसे पहली स्टेप में एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन के साथ संलयित होता है। एक प्रोटॉन का संलयन हुआ दूसरे प्रोटॉन के साथ में, दोनों नाभिक आपस में संलयित हुए और संलयित होकर ड्यूटेरियम का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, ये ड्यूटेरियम का निर्माण करते हैं। साथ साथ यहां से एक पॉजिट्रॉन निकलता है, E+, गामा किरण के रूप में ऊर्जा निकलती है, या यूं कह सकते हैं गामा किरण निकलती है और साथ में 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये आपकी पहली क्रिया हुई कि एक हाइड्रोजन एक प्रोटॉन के साथ में संलयित हुआ, संलयित होकर ड्यूटेरियम बना, ड्यूटेरियम के साथ साथ यहाँ पर पॉजिट्रॉन बना और पॉजिट्रॉन के साथ एक गामा किरण और फिर 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा यहाँ पर उत्पन्न होती है। ठीक है, इसके बाद में इस 1H2 के साथ वापस 1H1 संलयित होता है। ये 1H1 वापस 1H2 के साथ संलयित हुआ। संलयित होने पर क्या हुआ, संलयित होने पर यहां से ट्वाइस He3 क्या मिला हमें, ट्वाइस He3 हीलियम मिलता है। यहां से
प्लस गामा, गामा किरणें या गामा यहाँ से रेज निकलती हैं और 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त होती है। कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा यहां से मुक्त होती है। ठीक है, अब ये ट्वाइस He3 जो आपका नाभिक बना है, ये दूसरे ट्वाइस He3 के साथ संलयित होता है और बनाता है ये यहां पर ट्वाइस He4। क्या बनाता है? ट्वाइस He4, यानी हीलियम का नाभिक इसने बना दिया। और साथ में क्या मुक्त करता है? वापस 2 प्रोटॉन, 1H1 प्लस 1H1। और ऊर्जा कितनी मुक्त करता है? ये ऊर्जा मुक्त करता है 12.86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ऊर्जा यहां से मुक्त होती है। ठीक है, तो अब यहां पर हम ये देखते हैं कि जब इन समीकरणों को हम सॉल्व करते हैं, तो इन समीकरणों को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? समीकरण 1 और 2 को 2 से गुणा करते हैं और 3 में जोड़ देते हैं। तो हमने क्या किया? समीकरण 1 को भी 2 से गुणा कर दिया और समीकरण 2 को भी 2 से गुणा कर दिया और 2 से गुणा करके किस में जोड़ दिया? 3 में। ठीक है, तो अब देखो गुणा करते हैं हम यहां पर। तो इसको गुणा किया मैंने, तो 2 1H1 प्लस 2 1H1 इधर गया 2 1H2 प्लस 2 E प्लस 2 गामा प्लस 0.84 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 4th इक्वेशन आ गई आपकी। ठीक है, इसके बाद में इससे 2 को मल्टीप्लाई किया सेकंड इक्वेशन को, तो 2 1H1 प्लस 2 1H2 रिएक्ट हुआ 2 2He3 प्लस 2 गामा प्लस 11.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अब इन तीनों को क्या किया? हमने ऐड कर दिया। तो जब आप इन्हें ऐड करेंगे, किन तीनों को? 3, 4 एंड 5 को, यहां लिख देते हैं हम ऐड 3, 4 एंड 5। 3, 4, 5 को आपने ऐड कर दिया। तो जब आप ऐड करोगे तो देखो ये 2 नाभिक हैं ट्वाइस He3 के, तो ये 2 जो नाभिक हैं ट्वाइस He3 के, ये इन 2 नाभिकों से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में यहां पर 2 1H1, ये 1H1 है, 1H1, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में 2 1H2, तो ये 2 1H2 है, ये 2 1H2 से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब लेफ्ट साइड में क्या बचा आपके पास? लेफ्ट साइड में बचा आपके पास में 4 1H1। क्या बचा? 4 1H1। राइट साइड में चलते हैं, तो राइट साइड में क्या बचा? ट्वाइस He4 प्लस, अब यहां पर हम अगर देखते हैं तो 2 गामा और 2 गामा कितना हो गया? 4 गामा। तो ये हो गया तुम्हारा 4 गामा। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखते हैं यहां पर तो 2E प्लस, तो ये हो गया तुम्हारा 2E प्लस। अब अगर हम इन्हें ऐड करते हैं तो यहां पर हम देखते हैं कि 12 11 23 23.86 90 24.70, यानी जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलती है वो वैल्यू कितनी मिल रही है इस जगह पे? 24.64 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 24.64 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहां पर हम ये कहते हैं कि इस अभिक्रिया में क्या हुआ? इस अभिक्रिया में 4 प्रोटॉन मिले और 4 प्रोटॉनों ने मिलकर हीलियम नाभिक का निर्माण किया और 24.64 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्पन्न की। लेकिन अब यहां पर एक चीज और देखने की है कि इस अभिक्रिया के दौरान जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स वायुमंडलीय कणों के साथ क्रिया करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? वायुमंडलीय कणों के साथ क्रिया करते हैं और वायुमंडलीय कणों के साथ क्रिया करके 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त कर देते हैं। तो जब वो 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त करते हैं तो इस संपूर्ण चक्र में कुल कितनी ऊर्जा मुक्त हो जाती है? 26.4 या 26.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा ये मुक्त कर देते हैं। तो कुल मिलाकर यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जब 2 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन वायुमंडलीय कणों के साथ क्रिया करते हैं
तो कितनी एनर्जी एमिट कर रहे हैं ये 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई 24.6 इंटू 2 तो 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये कुल ऊर्जा इस संपूर्ण चक्र में यहां पर उत्पन्न हो जाती है। अब ये पूरी की पूरी ऊर्जा जो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ये पूरी की पूरी ऊर्जा कहाँ जा रही है? ये पूरी की पूरी ऊर्जा सूर्य और तारों में जा रही है। और ये पूरी जो चक्र है आपका प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र, ये प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र किस चीज़ को दिखा रहा है? नाभिकीय संलयन को दिखा रहा है, क्योंकि प्रोटॉन और हीलियम ही प्रचुर मात्रा में सूर्य के आसपास के वातावरण में है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर ये कहते हैं कि जो सूर्य का आंतरिक भाग होता है उसका जो टेम्परेचर है वो 1.5 इंटू 10⁷ केल्विन होता है। मैंने अभी आपको बताया था कि ताप नाभिकीय संलयन के लिए आवश्यक है कि वहां पर ताप अत्यधिक उच्च होना चाहिए। तो इसके लिए सूर्य सबसे अधिक उपयुक्त स्थान है, सबसे अधिक उपयुक्त ग्रह है। तो यहाँ पर जो उसका ताप होता है वो 1.5 इंटू 10⁷ केल्विन मापा जाता है। और इस ऊर्जा से कई अधिक ऊर्जा के नाभिक सूर्य में क्या है? विद्यमान है। मतलब ये तो सूर्य की ऊर्जा है, लेकिन इससे भी अधिक ऊर्जा के नाभिक सूर्य में विद्यमान है। ठीक है, और सूर्य के विशाल द्रव्यमान के कारण से इस प्रकार के नाभिकों की संख्या भी पर्याप्त है। और इसीलिए हम कहते हैं कि आगामी 9 करोड़ वर्ष तक सूर्य के पास ऊर्जा है हमें देने के लिए, क्योंकि सूर्य का विशाल द्रव्यमान है और विशाल द्रव्यमान में इन नाभिकों की मात्रा प्रचुर मात्रा में है, जिनकी ऊर्जा सूर्य के ताप से भी अधिक है। ठीक है, आगे हम ये कहते हैं कि जब वर्तमान में अध्ययन किया गया, अभी मॉडर्न स्टडी जो की गई, उस मॉडर्न स्टडी में यह बताया गया कि सूर्य 5 इंटू 10⁹ वर्षों तक अपनी ऊर्जा दे सकता है। उसके पास संलयन के लिए पर्याप्त मात्रा में हाइड्रोजन उपलब्ध है। इसके पश्चात क्या होगा? इसके पश्चात ये होगा कि सूर्य की क्रोड में सिर्फ क्या रह जाएगा? हीलियम, क्योंकि हाइड्रोजन संलयित होकर हीलियम बना रहा है। तो फिर एट लास्ट क्या रह जाएगा? उसकी क्रोड में हीलियम रह जाएगा। तो यहाँ पर जिसकी वजह से क्या होगा कि अब जैसे जैसे एनर्जी कम होती चली जाएगी तो गुरुत्व के कारण से जो सूर्य की क्रोड है वो कैसी होती चली जाएगी? संकुचित होती हुई चली जाएगी। वो धीरे धीरे संकुचन होगा। अब जैसे जैसे उसका संकुचन होगा ताप बढ़ेगा। ठीक है, संकुचन के कारण से क्या बढ़ेगा? उसका ताप बढ़ेगा। ताप बढ़ने से होगा क्या कि जब हम कहते हैं कि कोई वस्तु बहुत ज़्यादा गर्म है, उस गर्म वस्तु को जब हम ठोकते हैं, मतलब उसको छोटा करने की कोशिश करते हैं, तो एकदम लाल हो जाती है। तो जब उसका ताप बढ़ेगा तो ताप बढ़ने से वो संकुचन होगा, संकुचन हुआ ताप बढ़ा, ताप बढ़ने से उसकी आंतरिक सतह कैसी हो जाएगी? लाल रंग की। और इस प्रकार सूर्य जो है वो किसके समान दिखाई देगा? एक लाल दानव के समान हमें दिखाई देगा। तो ये पूरी की पूरी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है जो हम लोगों ने पढ़ी। इस नाभिकीय संलयन अभिक्रिया का मुख्य स्रोत कौन होता है? सूर्य और तारे। ओके बेटा, तो ये आपका चैप्टर 15 आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे, तब तक इसकी स्टडी कीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछिएगा। थैंक यू।